घड़ी ने फिर से 12 बजाए। हर घंटी एक भूतिया प्रतिध्वनि थी जो मेपलवुड की अंधेरी सड़कों पर गूंज रही थी। शहर का अनोखा आकर्षण इसके कोबलस्टोन रास्ते, आईवी से ढके लैंप पोस्ट और छायादार ओक के पेड़ आधी रात के घंटे के दमनकारी वजन के नीचे मुरझाते हुए लग रहे थे। कहीं दूर एक आवारा कुत्ता चिल्ला रहा था। उसकी चीख एक विलाप थी जो शांति को चीरती हुई आ रही थी। अपने मंद रोशनी वाले बेडरूम के अंदर क्लारा एकदम सीधी बैठी थी। कमरा मौन स्वरों का एक कोकून था। बेमेल फर्नीचर और किताबों के ढेर से भरा हुआ था जो एकांत अस्तित्व का संकेत देते थे। उसका फोन नाइट स्टैंड पर हिंसक रूप से बज रहा था। इसकी कठोर कंपन शांति के खिलाफ खड़ी थी। चमकती हुई स्क्रीन ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया, जिससे चौड़ी भयभीत आंखें और माथे पर ठंडे पसीने की चमक दिखाई दे रही थी। हेलो, क्लारा की आवाज में फुसफुसाहट थी। उसका गला एक अकल्पनीय भय से जकड़ा हुआ था। उत्तर तुरंत आया, सहज और ठंडा, प्रत्येक एक अप्राकृतिक शांति से टपक रहा था। क्लारा, आवाज ने फुसफुसाया, जिससे उसकी रीढ़ में एक अनैच्छिक सिहरन पैदा हो गई। तुम जाग रही हो। दिन बीतते गए लेकिन कॉल बंद नहीं हुए। हर रात अजनबी की आवाज वापस आती, क्लारा के जीवन की परतों को उधेड़ती। उसके शब्द अंतरंगता और खतरे के किनारे पर नाचते थे, उन रहस्यों को उजागर करते थे जिन्हें उसने इतनी गहराई से दबा रखा था कि वह भी भूल गई थी। बचपन के डर, दिल टूटने और पछतावे की यादें इतनी सटीकता से उजागर होती थीं कि वह बेचैन तो होती थी लेकिन मंत्रमुग्ध भी हो जाती थी। जिस रात उसने वादा किया था कि वे मिलेंगे, मेपलवुड पर एक भयंकर तूफान आया। बारिश क्लारा की खिड़की पर बरस रही थी। उसकी लय लगभग सम्मोहित करने वाली थी। बिजली ने उसके कमरे को एक के बाद एक चमका दिया, जिससे दीवारों पर नाचती हुई क्षणभंगुर छायाएं पड़ रही थीं। लाइन के दूसरे छोर पर आवाज शांत, लगभग सुखदायक थी। आज रात तुम सच देखोगे, उसने कहा। उसके शब्द पूर्वाभास से भरे हुए थे। आधी रात हुई और उसके साथ ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। क्लारा स्तब्ध रह गई। फोन उसके हाथ से फिसल गया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हर कदम पिछले से भारी होता जा रहा था। उसके आसपास की हवा में अदृश्य ऊर्जा की चिंगारी सी लग रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। केवल एक काला गुलाब दहलीज पर पड़ा था, जिसकी पंखुड़ियां खून से भीगी हुई चमक रही थीं। क्लारा की सांसें अटक गईं जब उसने काला गुलाब उठाया। उसका तना कांटों से रहित था लेकिन बर्फीला ठंडा था। उसकी पंखुड़ियों पर लाल रंग की बूंदें उसकी उंगलियों पर हल्के दाग छोड़ गईं। वह गुलाब को इस तरह पकड़े हुए अपने घर में वापस चली गई जैसे कि वह जीवन रेखा हो। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसका फोन फिर से बज उठा। इस बार स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिखा, सिर्फ एक शब्द, बाहर। अपने विवेक के विपरीत क्लारा ने फिर से दरवाजा खोला। तूफान थम गया। बारिश भयानक सन्नाटे में गिर रही थी। उसके बगीचे के किनारे पर एक आकृति खड़ी थी जो धुंध के कारण मुश्किल से दिखाई दे रही थी। उसने एक लंबा कोट पहना हुआ था जो हवा की अनुपस्थिति में अस्वाभाविक रूप से लहरा रहा था, और उसका चेहरा एक चौड़ी चौड़ी टोपी की छाया से छिपा हुआ था। तुम कौन हो? क्लारा चिल्लाई। उसकी आवाज कांप रही थी। आकृति हिली नहीं, बल्कि एक हाथ उठाया उसके घर के बाहर जंगल की ओर इशारा करते हुए। क्लारा बारिश में बाहर निकली। एक हाथ में गुलाब को कसकर पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में उसका फोन था। जंगल की ओर हर कदम भारी लग रहा था। कीचड़ उसके जूतों को चूस रहा था। वह आकृति धुंध में गायब हो गई, लेकिन चमकती पंखुड़ियों का एक हल्का सा निशान उसके रास्ते को चिह्नित कर रहा था। उसका फोन फिर से बज उठा। इस बार आवाज शांत नहीं थी, यह उन्मत्त थी। उसका पीछा मत करो क्लारा, तुम जो भी करो अंदर ही रहो। वह जम गई। आवाज उसकी दिवंगत माँ की थी। चेतावनी को अनदेखा करते हुए क्लारा जंगल में आगे बढ़ गई। पेड़ सिर के ऊपर लटक रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह मुड़ रही थी। फुसफुसाहटें उसे घेर रही थीं, जो समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन लगातार, मानो जंगल खुद जीवित था और उसे वापस लौटने के लिए कह रहा था। पगडंडी अचानक एक समाशोधन में समाप्त हो गई। इसके केंद्र में एक प्राचीन कुआं था जिसके पत्थर कासे ढके हुए थे और अजीब प्रतीक थे जो अंधेरे में झिलमिलाते हुए लग रहे थे। आकृति उसके बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी अस्पष्ट था। उसने क्लारा की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में एक और काला गुलाब था। क्लारा की सहज प्रवृत्ति उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसका शरीर अपने आप ही हिल रहा था। उसने आगे बढ़कर आकृति के हाथ से गुलाब ले लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां तने के चारों ओर बंद हुई, जंगल में हलचल मच गई। पेड़ों से छायाएं गिरी, अंधेरे के भंवर में उसके चारों ओर घूमती रही। आखिरकार आकृति आगे बढ़ी। उसका चेहरा चांदी में दिखाई दिया। यह उसके पिता थे, वही चेहरा जो उसने तस्वीरों में छिपा रखा था, लेकिन उनकी आंखें बेजान थीं, काले शून्य जो उनके चारों ओर की रोशनी को निगलते हुए लग रहे थे। तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए था, उसने फुसफुसाया। उसकी
उसकी आवाज में कुछ अमानवीयता भरी हुई थी। इससे पहले कि क्लारा चीख पाती, परछाइयों ने उसे घेर लिया। उसके दिमाग में छवियां चमक उठी, ऐसी यादें जिन्हें वह पहचान नहीं पाई, एक ऐसे जीवन की जिसे उसने कभी जिया ही नहीं था। हर एक में वह आकृति वहाँ थी, किनारों से देख रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी उपस्थिति करीब आ रही थी। जब परछाइयां आखिरकार पीछे हटी तो क्लारा ने खुद को कुएं के किनारे पर खड़ा पाया। उसने नीचे देखा, इसकी अथाह गहराई को देखने की उम्मीद में, लेकिन इसके बजाय पानी में उसका अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। लेकिन वह उसका चेहरा नहीं था। प्रतिबिंब मुस्कुराया, उसकी आंखें काली और खाली थीं। क्लारा लड़खड़ाती हुई कुएं से वापस लौटी। उसकी सांसें तेज और उथली थी। पानी में प्रतिबिंब नहीं हिला। वह मुस्कुराता रहा। उसकी खाली आंखें उसका पीछा कर रही थीं। अचानक कुएं से एक धीमी कर्कश गुनगुनाहट निकली। भ्रूण तेजी से धड़क रहे थे और उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। घर में स्वागत है, प्रतिबिंब ने कहा। उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। क्लारा के प्रतिक्रिया करने से पहले कुएं का पानी ऊपर की ओर उछला, जिससे तरल अंधकार का एक सर्पिल बन गया। उसके पिता जैसा दिखने वाला व्यक्ति करीब आया। उसकी खोखली आंखें मंद मंद चमक रही थीं। तुम्हें लगा कि तुम इस जगह को छोड़कर चली गई हो, उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज मृत पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। लेकिन यह हमेशा तुम्हारा एक हिस्सा रहा है। जंगल की परछाइयां फिर से घिरने लगीं, लेकिन इस बार वे फुसफुसाहटें लेकर आईं जो शब्दों का रूप ले रही थीं। चुन लो क्लारा। कुएं से निकलता हुआ सर्पिलाकार अंधेरा दो तरफ घूम रहे तरल के दो रास्ते बना रहा था, एक जंगल की ओर, दूसरा उस आकृति की ओर जो उसके पिता जैसी दिख रही थी। क्लारा का फोन फिर से बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। अब दो नए संदेश प्रदर्शित हो रहे थे। जंगल की ओर भागो, खुद को बचाओ, उसका हाथ थामो, सच्चाई जान लो। राकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वह जमी हुई थी, रास्तों के बीच उलझी हुई। उसकी सहज प्रवृत्ति भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन एक अजीब खिंचाव ने उसे उस आकृति की ओर देखने पर मजबूर कर दिया, जिसका फैला हुआ हाथ उसे उन उत्तरों का वादा करता हुआ लग रहा था जिनकी उसे अपनी पूरी जिंदगी तलाश थी। हर तर्क संगत विचार के विरुद्ध क्लारा उस आकृति की ओर बढ़ी। जैसे ही उसकी उंगलियों से टकराईं, उसके शरीर में ठंडी बिजली की एक लहर दौड़ गई। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके चारों ओर की दुनिया हिंसक रूप से बदल गई। जब चक्कर आना कम हुआ तो उसने खुद को एक भव्य जीर्ण शीर्ण हवेली के बीच में खड़ा पाया। दीवारों पर उसके परिवार के चित्र लगे हुए थे, केवल चेहरे विकृत थे, खुद के विचित्र संस्करणों में मुड़े हुए थे। कमरे के केंद्र में कुआं खड़ा था, छोटा लेकिन अभी भी उसी अशुभ रूप से चमक रहा था। आकृति गायब हो गई थी। उसकी जगह उसका एक छोटा संस्करण आ गया था। यह क्लारा मासूमियत से मुस्कुराई, एक हाथ में एक काला गुलाब और दूसरे में एक प्लेट पकड़े हुए। स्वागत है जहाँ ये सब शुरू हुआ, युवा संस्करण ने कहा। उसकी आवाज में द्वेष टपक रहा था। क्लारा के दिमाग में यादें उमड़ने लगी। उसने खुद को एक बच्चे के रूप में देखा जो उन्हीं काले गुलाबों के मार्गदर्शन में जंगल में भटक रहा था। उसने देखा कि एक छायादार आकृति उससे फुसफुसा रही थी, जो उसके दर्द और अकेलेपन को दूर करने का वादा कर रही थी। उसे याद आया कि उसने ब्लेड उठाया, कुएं के पत्थरों पर रोंद उकेरे और उसके भीतर कुछ अंधेरी और प्राचीन चीज को सील कर दिया। तुमने सौदा किया, छोटी क्लारा ने मजाक करते हुए कहा। तुम इसे यहाँ लेकर आई हो और अब तुम जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए वापस आई हो। क्लारा ने हिंसक तरीके से अपना सिर हिलाया। मुझे इनमें से कुछ भी याद नहीं है, यह असली नहीं है। ओह, लेकिन यह असली है, छोटी संस्करण ने व्यंग्य किया। तुम या तो इसे मुक्त कर सकती हो या इसकी जगह ले सकती हो। क्लारा पीछे हट गई। उसका दिल धड़क रहा था। कोई दूसरा रास्ता भी होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हमेशा कोई दूसरा रास्ता होता है, एक नई आवाज ने कहा, शांत और गहरी। क्लारा ने उस छायादार आकृति को देखा। उसका चेहरा अब पूरी तरह से रोशन था। वह उसका पिता नहीं था, बल्कि कोई बूढ़ा प्राचीन व्यक्ति था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह झूठ बोल रही है, उसने छोटी क्लारा की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हें खुद को बलिदान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें एक विकल्प चुनना होगा। कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दो या अंदर जो है उसे बाहर निकाल दो। अगर मैं इसे बंद कर दूं तो क्या होगा? क्लारा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उस आदमी की आंखें काली पड़ गईं। तुम यहाँ इस हवेली में अनंत काल तक इसकी रखवाली करते हुए फंस जाओगे, और अगर मैं इसे बाहर निकाल दूं। छोटी क्लारा हंस पड़ी। ठीक है, दुनिया को हमारे दोस्त से मिलना है और मेरा विश्वास करो, वह लंबे समय से इंतजार कर रहा है। क्लारा ने गहरी सांस ली, दोनों आकृतियों को घूरते हुए। फिर स्पष्टता के एक पल में उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वे दोनों झूठ बोल रहे थे। कुएं पर चमकते हुए रोंद सील करने या मुक्त करने के लिए नहीं थे, वे सुरक्षा के लिए थे। अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए क्लारा कुएं के पास गई और अपना हाथ चमकते पानी में डुबो दिया। दर्द उसकी बाह में चुभ गया, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। उसने सहज ज्ञान से निर्देशित होकर ऐसे शब्द फुसफुसाए जो उसे समझ में नहीं आए। पूर्ण प्रकाश से चमक उठे और कमरा एक बहरा कर देने वाली
गर्जना से भर गया। छायादार आकृति और छोटी क्लारा चीख उठी। जैसे ही वे राख में घुल गईं, उनके रूप कुएं में समा गए। हवेली ढहने लगी और सब कुछ अंधेरा होने से ठीक पहले क्लारा को शांति का एहसास हुआ। वह अपने लिविंग रूम के फर्श पर जागी। काला गुलाब गायब था। तूफान बीत चुका था और उसकी खिड़की के बाहर जंगल शांत था, लेकिन उसके दिमाग के पीछे वह अभी भी धीमी फुसफुसाहट सुन सकती थी, जो उसे याद दिला रही थी कि कुआं कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था।